बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टाइकोमेट्री का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम कुछ बेसिक कैलकुलेशंस की बात करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन सी कैलकुलेशंस आम तौर पर स्टाइकोमेट्री में की जाती हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो मैस कैलकुलेशंस हैं। क्या किया जाता है कि किसी भी रिएक्टेंट के मैस से हम प्रोडक्ट के मैस को कैलकुलेट करते हैं। मैस कैलकुलेशंस हो गया। इसी के अंदर किसी भी एलिमेंट की हम परसेंटेज कंपोजिशन भी मालूम करते हैं, वो हम आगे देखते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेशंस हो गया। आमतौर पर ये गैस लाज आपको पता है, चार्लिस लॉ, बॉयज़ लॉ, उनमें वॉल्यूम कैलकुलेशंस की जाती हैं, या फिर एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक मोलर वॉल्यूम के लिए। उसके अलावा मोल कैलकुलेशंस। फिर हमारे पास आता है लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेशंस। एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेशंस। आमतौर पर ये मैथ से रिलेटेड होती हैं। और यील्ड कैलकुलेशन। और इसके अलावा एक और चीज़ जो अहम है वो है हमारे पास, अगर हम बात करें तो आइसोटॉपिक कैलकुलेशन के, आइसोटॉप्स के लिहाज से। आई होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। हम इन सब कैलकुलेशंस को करेंगे क्योंकि ये एमडी कैड में भी इम्पॉर्टेंट है, और इस बार चांसेस हैं कि 2023 में इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल पोर्शन आए। तो मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी, ऐसे मेथड बताऊंगी जिसकी मदद से आप किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से समझ के कर सकते हैं। अब अगर हम सबसे पहले देखें तो मैथ्स कैलकुलेशंस देख लेते हैं। मैथ्स कैलकुलेशंस में हम किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन भी मालूम करते हैं। ये देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज हमने मालूम करनी है। ज़रूरी नहीं है कि गिवन कंपाउंड की मिकदार दी हुई हो हमारे पास। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि आप मालूम करें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, अमोनिया में आपको नाइट्रोजन की मिकदार मालूम करनी है। तो इसका तरीकाकार क्या होता है कि आपने परसेंटेज किसी भी एलिमेंट की, आपने क्या करना है, उस एलिमेंट का मैस ऊपर रखना है। अगर गिवन मैस दिया हुआ है तो आप गिवन मैस ऊपर रख लें, और कंपाउंड का भी गिवन मैस ही लेना है नीचे। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो हम मोलर मैस लेंगे। चूँकि यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो हम कहेंगे मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ अमोनिया NH3, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे किससे, 100 से। अब अगर हम देखें इस कैलकुलेशन को करके देखते हैं, मैं कहती हूँ हमारे पास नाइट्रोजन का मोलर मैस आपको पता है कितना होता है, 14। अमोनिया का टोटल बन जाता है 17, क्योंकि 14 नाइट्रोजन के और 3 हाइड्रोजन के लिहाज से। मल्टीप्लाइड बाय 100 करें तो ये तकरीबन आंसर आता है 82.35%। तो हमारे पास आगे के नाइट्रोजन इतने परसेंट है। इसी तरीके से हम हाइड्रोजन कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की बारी पे हमने 3 से ज़रब भी देनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बाकायदा आपको करके दिखा देती हूँ कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन अमोनिया अगर हम करें तो करके देख लेते हैं हम हाइड्रोजन की। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा, चौका 3 है तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ अमोनिया NH3, और हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्लियर है? चले ले लेते हैं। हमें पता है कि हाइड्रोजन का मैस होता है 1.008 होता है, तो हम सिंपली 1 ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 17, तो ये बन जाता है 3/17 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारे पास तकरीबन बनता है 19% के बराबर, 18 या 19%। आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर गिवन मैस दिया हुआ हो किसी भी चीज़ का, जैसे वो आपसे कहते हैं कि आप परसेंटेज मालूम करें किसी भी एलिमेंट की, मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि वो कह रहे हैं कि 0.2 ग्राम नाइट्रोजन पाया जा रहा है इन 1.0 ग्राम अमोनिया में, तो आप बताएं कि नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या होगी।
तो आपने क्या करना है, गिवन मैथ दिया हुआ है 0.2 डिवाइडेड बाय 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा 20%। बात समझ आ गई कि अगर गिवन मैथ दोनों चीज़ों को दिया हुआ है तो आपने दोनों को लेना है, एक का दिया हुआ है तो उस सूरत में आपने नहीं लेना है। और इसी मैथ्स कैलकुलेशंस में हमारे पास अगली चीज़ जो आती है, ये ज़हन में रखें कि इस तरीके के MCQs MDCAT में आते हैं कि आपसे वो पूछ सकते हैं कि बताएं परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन CaCO3, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O, या इससे ज़्यादा थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो अगला हमारा काम होता है कि हम मालूम करें एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला में पहला काम आपने ये करना है, मैं यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स लिखवा रही हूँ, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो दोनों मालूम कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अगर उसकी परसेंटेज दी हुई है किसी भी एलिमेंट की, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है, तो ये ज़हन में रखना है कि वो परसेंटेज को हमने ग्राम में लेना है। मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ नाइट्रोजन जो है वो 30% लिया हुआ है, तो इसका मतलब समझ लें कि नाइट्रोजन को हमने क्या करना है 30 ग्राम में लेना है, कि टोटल स्टैंडर्ड वैल्यू हमने 100 करनी है, जितने परसेंट वो है हमने उतने ग्राम में लेना है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के बाद हमने क्या करना है उस चीज़ के मोल मालूम करने, जैसे एलिमेंट के नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 30 ग्राम था तो मैंने नाइट्रोजन के मोल मालूम करूँगी। आपको पता है मोल बराबर होते हैं गिवन मैस ओवर मोलर मैस, तो गिवन मैस ओवर मोलर मैस हम कर लेंगे, मोल हमारे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे कि एक कंपैरिजन करेंगे मोलर वैल्यूज़ ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जैसे मैं कहती हूँ कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, मोल वैल्यूज़ की कंपैरिजन हम करेंगे। हम देखेंगे कि सबसे सादा सबसे छोटा मोल वैल्यू किसकी है, जिसकी मोल वैल्यू सबसे कम होगी। ये पॉइंट हम नोट डाउन कर लें। पहले परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हमने मालूम करना है, या गिवन मैस दिया हुआ है, गिवन मैस दिया हुआ है तो ठीक है, वरना परसेंटेज ही उसका गिवन मैस बनाया जा सकता है। उसके बाद हमने अगला काम करना है उस एलिमेंट के हर एक एलिमेंट, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के मोल, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के मोल, कार्बन है तो कार्बन के मोल, तो हमने गिवन मैस ओवर मोलर मैस करके उनके मोल्स मालूम कर लेने हैं। अब हमने क्या करना है उनकी मोल वैल्यूज़ का कंपैरिजन करना है। 3 स्टेप्स हो गए। उसके बाद हमने क्या करना है कि जब कंपैरिजन करेंगे तो उनमें से सबसे सादा तरीन सबसे छोटी वैल्यू जो है मोलर वैल्यू वो काउंट करेंगे हम। देखें हमने जो सबसे स्मॉलेस्ट मोलर वैल्यू होगी, मोल वैल्यू, उसे हमने आइडेंटिफाई करना है और फिर उसे डिवाइड कर देना है सबसे। कोई भी वैल्यूज़ हैं, ऑल मोल वैल्यूज़ आर डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू, मोल वैल्यू, स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू। क्लियर है? अब क्या होगा, हमारे पास एक मोलर रेशो आ जाएगी। अगर तो ये रेशो आपकी होल नंबर में है तो आपको इसे किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे कार्बन आ गया 4 आ गया, हाइड्रोजन 3 आ गया, ऑक्सीजन 1 आ गया है, तो ये होल में है, आपको इसमें मोलर रेशो को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मोलर वैल्यूज़ जो हैं वो होल में ना हों या डेसिमल में हों, तब आपने क्या करना है कि आपने उसको किसी इंटीगर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं कहती हूँ, यहाँ पर गौर कीजिएगा, मैं कहती हूँ 3.33 था, तो आप जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 9.99 होगा। इसे अप्रॉक्सीमेटली हमने तो कितना बनता है 10। इस वजह से आपने करना है कि आपने उस वैल्यू को होल नंबर में करना है, इंटीग्रल से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? और फिर आप क्या करेंगे कि आप उस चीज़ को अब लिख लेंगे। जैसे मैं कहती हूँ सपोज करें कि कार्बन हमारे पास 4 आ गए थे, हाइड्रोजन 3 आ गए थे, ऑक्सीजन 1 आ गया था। हमारे पास एक सिंपलेस्ट फार्मूला आ गया है, इसे एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिहाज से भी मैं आपको बता देती हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मालूम करना हो तो उसके लिहाज से क्या करेंगे। आपने एम्पिरिकल फार्मूला तो कैलकुलेट करना आसानी से समझ लिया है, हम ये प्रैक्टिस भी करेंगे अभी एक एग्जाम्पल, और मैं बताऊँगी कि इसमें कौन कौन सी और एग्जाम्पल की जा सकती हैं। तो देखें, मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है।
आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान क्या ताल्लुक होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ पर n क्या है समझते हैं जी। n होता है रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस। अगर आपको पहली बात तो ये कि दिया हुआ होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना हो, और इम्पीरिकल फार्मूला मैस से हमने इसे डिवाइड कर देना है। इम्पीरिकल फार्मूला मैस हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे पीछे मैंने किया कि C4H3, तो आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना है कि 4 कार्बन के लिहाज से, 3 हाइड्रोजन के लिहाज से और 1 ऑक्सीजन के लिहाज से उनके मैसेज को प्लस कर देना है। आपको पता है कि किसी भी चीज़ का फार्मूला मैस क्या होता है कि तमाम एटम्स के या आयन्स के एटॉमिक मैसेज को सम अप किया जाता है। बात समझ आ गई है? अब हमारे पास कोई रेशो आ गया, सपोज करें कि हमारे पास वो रेशो आई है, मैं कहती हूँ कि रेशो आई है हमारे पास 2। पीछे मैंने एक ऐसे ही फर्जी फार्मूला किया था कि हमारे पास था C4H3O, एम्पिरिकल फार्मूला जो मैंने एक फ़र्जी किया था। अभी हम बाकायदा करेंगे विषय। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास बनेगा कि जो n हमारे पास निकला है 2 निकला था, 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला क्या था C4H3O। आई होप से क्लियर हो गया आपको कि C8 बन जाएगा, H6 बन जाएगा, O2 बन जाएगा। अब ज़रा देखते हैं बुक से कि भाई इस तरीक़ेकार से हम कौन कौन से फार्मूलाज, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। चलें जी, मैं आपको भी बता देती हूँ, मैं बुक मेरे पास है। अगर हम सबसे पहले बात करें चैप्टर नंबर 1 में, तो एग्जाम्पल नंबर 3 आ जाता है, ये रहा कि एस्कॉर्बिक एसिड की आप परसेंटेज उन्होंने दी हुई है। मैंने आपको पहले समझा दी कि परसेंटेज उनकी क्या होती है, उनकी ग्राम में आपने लेना है, मोल्स मालूम किए हुए हैं। ये आप यहाँ पर सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना है, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 भी इसी तरीके से आ रही है कि इसमें आपने किसी भी एक लिक्विड है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं। और आप तीसरे की कैसे निकाल सकते हो कि जैसे मैं कहती हूँ कि आपने ऑक्सीजन की निकालनी है कंसनट्रेशन, तो आप क्या करोगे, 100 स्टैंडर्ड लोगे, 100 को स्टैंडर्ड के तौर पे लोगे। मैस ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो बराबर हो जाएगा 100 माइनस, मैं कहती हूँ मैस ऑफ हाइड्रोजन हमने मालूम कर लिया था, मैस ऑफ हाइड्रोजन प्लस मैस ऑफ कार्बन। इनको प्लस करेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे। मिसाल के तौर पे ये 80 आया था, तो 100 माइनस 80 कितना बन जाएगा हमारे पास, 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। चलें जी, यहाँ पर अगर हम देखें बुक पर, तो और कौन सी एग्जाम्पल बनती है? एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो जाएगी, एग्जाम्पल नंबर 5 भी हो जाएगी आपसे ईजिली। और अगर हम बात करें मोल्स के लिहाज से, एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने आपको बता दिया था कि मोल बराबर होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस के। तो ये ज़हन में रखें कि गिवन मैस को हमने ग्राम में लेना है, कभी भी केजी में नहीं लेना। तो ये आपसे इजीली हो जाएगा। 6 वाले भी के 0.1 को ऊपर रखेंगे, 23 को नीचे रखेंगे, मोलर मैस को 0.1 केजी या 1000 से मल्टीप्लाई करके इसे ग्राम में, 100 ग्राम में। और गिवन मैस ये भी आपसे इजीली हो जाएगा कि मोल बराबर होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। लेकिन अगर हमने गिवन मैस मालूम करना है तो मोलर मैस उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास गिवन मैस बनेगा मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। ये आपकी तकरीबन 7 एग्जांपल्स हो जाएंगी इसी तरीके कार से। और न्यूमेरिकल कौन कौन से हो जाएंगे वो देख लें आप, कि न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे 14, 15, 16 और 17। ये आपके इतने न्यूमेरिकल इजीली हो जाएंगे। अगर हम देखें तो हमने क्या क्या किया है आज के सेशन में, हमने सारा समझा है कि मोल कैलकुलेशंस में या मैस कैलकुलेशंस में मेनली क्या होता है। मैस कैलकुलेशंस में हमने अच्छे से समझा है कि अगर परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी हो तो कैसे करेंगे। ऊपर मैस रखेंगे, नीचे मोलर मैस रखेंगे तमाम कंपाउंड का। हमने एग्जांपल्स की हैं फर्स्ट 7 में से एक आइसोटॉप वाली है शुरू वाली, वो मैं आपको दोबारा करवा दूंगी। और उसके अलावा हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं 14, 15, 16 और 17। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है आप मेरे से पूछें, कोई गलती है तो वो मुझे बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करें। इसी के साथ इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।